नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम दो बेहद गंभीर बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि किस प्रकार से नाड़ी योग और प्राकृतिक चिकित्सा इन बीमारियों के उपचार के लिए कारगर साबित हो रही है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज के साथ साथ कोमा के बारे में। ये दोनों ही स्थितियां बेहद गंभीर और चुनौतीपूर्ण होती है और हमारे शरीर के साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क को काफी हद तक प्रभावित करती है। इसीलिए आज कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से नाड़ी योग के जरिए और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए इन दोनों समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, इन दोनों समस्याओं से पार पाया जा सकता है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ नाड़ी योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गिल्होत्रा जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, आज हम मोटर न्यूरॉन डिजीज और कोमा के बारे में बात करेंगे और इन दोनों ही बीमारियों में नाड़ी योग और प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार जो किया जाता है वो बेहद अहम माना जाता है। तो सबसे पहले हमें आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नाड़ी योग ये चिकित्सा की कैसी पद्धति है, उपचार की कैसी पद्धति और किस तरह के रिजल्ट्स इसके आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, नाड़ी योग चिकित्सा जो है वो बेहद पुरानी चिकित्सा है। आज से 100 वर्ष पहले अगर व्यक्ति बीमार हो जाता था तो नाड़ी चिकित्सा से ही उसको ठीक किया जा सकता था या प्राकृतिक चिकित्सा से ही उसको ठीक करते थे। अभी भी आपने देखा होगा कि कई बार हमारा सिर में दर्द होता है तो हमारा हाथ जो है वो हमारे सिर की तरफ जाता है और हम लोग यहाँ दबाना शुरू करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जब तक कोई मेडिसिन या कुछ हम दवाई नहीं लेते हैं तब तक हम प्रेशर देते रहते हैं ऐसे करके। ऐसे ही पेट में दर्द होता है तो हम पेट को दबाना शुरू करते हैं। बेसिकली ये हमारे मरम पॉइंट हैं। तो इनको प्रेस करने से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा आराम मिलता है, इसीलिए हमारा हाथ उस तरफ जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पेट में दर्द है तो आपका हाथ जो है वो सिर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही नाड़ी चिकित्सा है। और मैं बहुत बार ये चीज बोलता हूं कि हमारा जो इंडियन किचन है, भारतीय किचन जो है, हमारा भारतीय रसोई जो है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। उसके अंदर अजवाइन है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, सारी चीजें हैं जी। तो धीरे धीरे हमारा संपर्क जो है हमारी संस्कृति से टूटने लगा तो हम अपनी जो प्राकृतिक चिकित्सा थी, पुरानी पद्धतियां थी, वो विलुप्त होती गई। तो नाड़ी चिकित्सा के अंदर हमारा जो हम लोग 3 तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उसका नाड़ी परीक्षण करते हैं कि जो मरीज है उसके शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ कितना है। दूसरा परीक्षण हम लोग करते हैं कि उसकी दिनचर्या कैसी है, ठीक है। तीसरा परीक्षण हम लोग करते हैं कि उसकी नींद कैसी है। इसके तहत हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ नाड़ी का मतलब सिर्फ नाड़ी देखने से नहीं है, यहाँ नाड़ी का मतलब फ्लो से है। तो हम लोग हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं। कहीं भी अगर मान लीजिए किसी को सिर में दर्द है तो हम लोग उस साइड पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो उस साइड में सर्कुलेशन फ्लो को इंक्रीज करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब हम दो अहम बीमारियों की जो मैंने शुरुआत में भी बात की। सबसे पहले है मोटर न्यूरॉन रोग। इसको जानना चाहेंगे, ये क्या चीज है और क्यों इसके मामले तेजी से आजकल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपके संजीवनी कार्यक्रम का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, मोटर न्यूरॉन। क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन है बहुत जानलेवा बीमारी है और अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे मोटर न्यूरॉन है तो वो हर क्षण, हर पल, हर घंटे उसे ऐसा लगता है कि मेरी मौत करीब है। क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है और धीरे धीरे जो पेशेंट है उसकी बीमारी बढ़ती जाती है और एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसको सांस लेने के लिए भी वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से जैसे मोटर न्यूरॉन को समझना जरूरी है। मोटर न्यूरॉन, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं तो उनका डीजनरेशन के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सामान्यतः जो मोटर न्यूरॉन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक पहला जो मोटर न्यूरॉन जो होता है जिसको ALS भी बोला जाता है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई कप उठाने के लिए जा रहे हैं तो आपके हाथ में कंपन आएगी,
ठीक है, या आप शर्ट का बटन खोलने के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से शर्ट का बटन नहीं खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट है वो किसी डॉक्टर को या किसी चिकित्सक को दिखाता नहीं है, वो उनको ज़रूर दिखाता है, उनसे वो बातचीत करता है कि मेरे इसमें वीकनेस आ रही है, परंतु इतना अवेयरनेस नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो लोग उसका सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई करते हैं, कहीं सर्वाइकल में तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कहीं विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी है। तो इन सब चीज़ों के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जब इन चीज़ों में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं सब ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तब भी मेरे अंदर फ़र्क नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद वो और जगह जाते हैं, और जब वो एनसीवी या ईएमजी टेस्ट कराते हैं तब टाइम पीरियड बहुत लंबा हो चुका होता है, तब जाके पता चलता है कि मुझे मोटर न्यूरॉन हो गया। तो जब समय लंबा हो जाता है तब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब एलोपैथी के अंदर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, नाड़ी योग के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी लाइफ ऑफ क्वालिटी को सुधार सकते हैं, बीमारी आगे ना बढ़े उसके लिए कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के, और किस तरह से जो एक आम व्यक्ति होता है किस तरह से उसकी एक्टिविटीज़ में बदलाव देखने को मिलता है, कैसे ये पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, थोड़ा इस बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए मोटर न्यूरॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है वो उसके साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है, ठीक है। उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो डीजनरेटिव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारी मसल है वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हैं, जो मेरा ये हाथ है इसकी हथेली उठी हुई है। तो जो मोटर न्यूरॉन का पेशेंट होगा उसका पहला लक्षण ये होगा कि ये समतल होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से जो मांस है वो गायब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जैसे आपने बात की कि शुरुआती लक्षण क्या है, तो शुरुआती लक्षण के अंदर जैसे अगर कोई कप पकड़ रहा है तो उसकी जो ग्रिपिंग है यानी कि जो पकड़ है वो कम होगी, उसे ऐसा लगेगा कप नीचे ना गिर जाए मेरे हाथ से। उसके बाद धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है कि मैं अपना जो बटन है वो खोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा हाथ जो है वो ऐसे नहीं उठ पा रहा, इस तरीके से तो जा पा रहा है। धीरे धीरे उसे ऐसा लगता है कि यहाँ से मेरी मसल गायब हो गई। उसके बाद और उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी बाइसेप की जो मसल है ये भी गायब हो गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि उसके ये जो दोनों अपर लिम्ब जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद उसकी टांगें प्रभावित हो जाती हैं, और जब टांगें प्रभावित हो जाती हैं तो व्यक्ति जो है उसको बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, उसे ऐसा लगता है क्या हो गया। क्योंकि अगर वो शुरुआती लक्षण जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कप पकड़ने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, या बटन खोलने में दिक्कत आ रही है, अगर आप शुरुआती लक्षण के अंदर ही कोई भी पैथी के अंदर चले जाएंगे तो आपकी बीमारी रुक सकती है। 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। तो अगर इसकी शुरुआती लक्षण से पता चल जाए पेशेंट को कि मेरे हाथ में दिक्कत आ रही है, तो उसको अगर वो सर्वाइकल का एक्सरे करवा रहा है या कैल्शियम का उसने टेस्ट करवाया, साथ साथ में वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है, तो वहीं से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी उसकी बढ़ेगी नहीं। और धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो पेशेंट होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, और सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और सेकंड के अंदर क्या होता है, कई जरूरी नहीं है कि आपके हाथ पैर ही प्रभावित हों, कई बार बार्बल पाल्सी भी होती है। बार्बल पाल्सी का मतलब ये होता है कि जो आपका वॉइस बॉक्स है यानी कि होंठ, जीभ और आपका जबाड़ा ये प्रभावित हो जाता है। तो इसके अंदर इसके शुरुआती लक्षण में क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपको यहाँ पेन महसूस होगा, पर हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारी आजकल जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा पेन किलर वगैरह ले लिया या कुछ ले लिया, उससे चलता रहता है। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं 3 से 4 महीने के अंदर कि हमारी जो आवाज़ है वो प्रभावित होने लग जाती है। तो हमें ऐसा लगता है हाँ मुझे शायद मैं टमाटर को
त से बोल रहा हूँ, तो हम लोग उसमें भी ध्यान नहीं देते। फिर धीरे धीरे और धीरे देखते हैं कि हम कोई जैसे पानी पीते हैं या कुछ ना, तो हमें ठसका लगता है, तब हम डॉक्टर के पास भागते हैं। पर जब तक हम डॉक्टर के पास भागते हैं तब तक बहुत टाइम बीत चुका होता है। तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर नाड़ी योग की बात की जाती है, तो जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो किस तरह से यहाँ पर या इस बीमारी में नाड़ी योगा अपनी भूमिका अदा करता है? किस तरह से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है जब डायग्नोसिस एक बारी हो जाता है बीमारी का? देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो एटलीस्ट उनको 3 से 4 साल हो जाते हैं। उसके बाद जो पेशेंट हैं वो हमारे पास आते हैं, तो उस टाइम के अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि उनको हमने सबसे पहले मोरल उनका अप करना होता है। नहीं, आप जो है इस बीमारी से जाएंगे नहीं, ठीक है। और सेकंड, हमें उनका जो परिवार है उसको भी समझाना होता है कि आपने इनको लेके घबराना नहीं है। तीसरा, हम लोग जो नाड़ी योग के अंदर करते हैं उनके लिए हम लोग डाइट, विशेष प्रकार की एक डाइट देते हैं, साथ में एक क्या कहते हैं लेप देते हैं, और उसको बोलते हैं कि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। जब आप 5 तत्वों के पास जाएंगे तो आपके शरीर में बहुत परिवर्तन आएगा। तो इसके तहत ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो ट्रीटमेंट की अब शुरुआत किस तरह से होती है? नाड़ी योग क्या है और किस तरह से, क्योंकि हम जो जानते हैं पुराने समय में नाड़ी योग बहुत प्रचलित था, लेकिन एक दौर आया कि ये चीज़ें अब कम दिखती हैं, कम सुनाई देती हैं, लोग भी कम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए इस ओर। तो सिर्फ मोटर न्यूरॉन डिजीज की तो आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से शरीर को स्वस्थ रखने में नाड़ी योग आज के समय में अहम भूमिका निभा रहा है, और खास तौर पर मोटर न्यूरॉन डिजीज को लेकर? देखिए, मोटर न्यूरॉन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर हर प्रकार का केमिकल मौजूद है जी, ठीक है। तो जैसे आपके दर्शक भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ महसूस हो रहा है, गर्म वायु महसूस हो रही है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ठंडी वायु महसूस होगी। तो कहने का विषय ये है कि एसिड और एल्कलाइन जो है वो आपके शरीर के अंदर ही मौजूद है। तो जब इसका इनबैलेंस होता है तब करके आपको ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही जैसे जो मरीज होते हैं, कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती है। तो अगर आपका सोने का सिस्टम सही नहीं रहता, आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आपकी जीवन शैली जो है वो सही नहीं होती है, तो बहुत सी बीमारियां जो शुरू होती हैं उसके बाद गंभीर रूप अदा कर लेती हैं, तो आपका उसके ऊपर ध्यान जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको आप सुधारिए। दूसरा, आपने पॉजिटिव रहना है कि हाँ नहीं, मुझे MND से लड़ना है और जीतना है मुझको। तीसरा, जो आपकी डाइट है उसका बहुत बड़ा रोल है आपके शरीर के अंदर। अगर आपकी डाइट जो है उसको आप चेंज नहीं करते, बीमार होने के बाद भी आप ये सोचते हैं नहीं मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं अगर मीठा खाना है तो खाता रहूँ मैं, ठीक है, और नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तो उससे क्या होता है आपकी बीमारी लगातार बढ़ती जाती है। तो डॉक्टर साहब, क्या नाड़ी योग में भी अलग अलग प्रकार होते हैं? किस तरह से थेरेपीज होती हैं? किस तरह से जो पूरी जो तंत्रिका तंत्र है इसको किस तरह से प्रभावित किया जाता है, जागृत किया जाता है? देखिए, नाड़ी योग के अंदर भी अलग अलग थेरेपीज हैं। इसके अंदर भी जैसे हम लोग कलर थेरेपी करते हैं, ठीक है, आपके बीमारी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो कलर आपको सूटेबल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके शरीर की प्रकृति के अकॉर्डिंग आपकी डाइट हम लोग बताते हैं। तीसरा, इसके अंदर हम लोग आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग आपके जो शरीर के अंदर पॉइंट्स होते हैं उसको प्रेस करते हैं हम लोग। जैसे अभी ये मेरे पास वो है, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, तो आपने कई बार क्या कहते हैं उसको देखा भी होगा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के अंदर भी जो ये हमारे हाथ की हथेलियां होती हैं तो इसमें थायराइड के पॉइंट भी होते हैं जी। तो हम लोग जैसे हमारे पास औजार होते हैं तो उससे हम लोग इन चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं इस तरीके से। तो ये पेनफुल नहीं रहते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है
कि इसके अंदर सब प्रकार के पॉइंट रहते हैं हमारे हाथ और पैर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे पहले समय के अंदर जब बच्चे को याद नहीं होता था या कोई चीज़ भूल जाता था तो मैडम ऐसे कान खींचा करती थी उसके। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कान खींचने का भी लॉजिक था। जो आप ये ऐसे कान खींचते हैं तो इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन की तरफ रहता है। जैसे अगर किसी को यहाँ की साइड में अगर फुंसी हो जाए तो अगर वो उसको दबाएगा तो इन्फ्लेमेशन ब्रेन के अंदर भी हो सकती है। तो जो हमारी पुरानी चिकित्साएं थी वो हम लोग अभी भूल गए हैं। हमें लगता है नहीं कि क्या कहते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर ही ट्रीटमेंट है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कि मॉडर्न साइंस के अंदर केवल मॉडर्न साइंस के अंदर ही ट्रीटमेंट है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी ट्रीटमेंट है। हमारी बहुत सी पुरानी ऐसी पद्धतियां हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने नाड़ी चिकित्सक को भी यहाँ अपने मंच पे बुलाया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें शुगर की प्रॉब्लम है या हमें बीपी हाई की प्रॉब्लम होगी, हम मेडिसिन खाते रहते हैं। आपको अपने दिनचर्या ऐसी करनी चाहिए या आपको अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए कि आप ये वाली बीमारियां आपको हो ही ना। अगर आप पहले से अपनी जीवन शैली जो है उसको इम्प्रूव रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो शुगर की प्रॉब्लम आपको क्रिएट ही नहीं होगी। अगर एमएनडी के अंदर भी है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है, और अगर आपको पता चल गया मेरे हाथ में वीकनेस आ रही है, ठीक है, अगर आप अवेयर हैं तो आपको ये बीमारी गंभीर होगी नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जागरूकता नहीं है जी। हमारा शरीर कितना अमूल्य है, हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। इसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एमएनडी की बात करें तो यहाँ पर जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो कितना लगभग वक्त लगता है नाड़ी योग के जरिए उसको वापस से उसकी चीज़ें बेहतर करने के लिए, उसकी जो तंत्रिका तंत्र है उसको बेहतर बनाने में, तो लगभग इलाज का समय कितना इसमें लगता है? देखिए क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि एमएनडी एक जानलेवा बीमारी है। अगर इसको रोक दिया जाए तब भी ये सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि एमएनडी से ग्रस्त जो पेशेंट होते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता। ठीक है, तो अगर हमारी पुरानी पद्धतियों से अगर ये बीमारी रुकती है तो भी ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। और नाड़ी चिकित्सा के अंदर जैसे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर ये रहता है कि हम पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं उसकी लाइफ ऑफ क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा डाउन ना जाए, उसका हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और उसके अंदर हम लोग 6 से 7 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं ताकि हमें ये पता चलता है कि उसकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स दिया। फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसकी फैमिली को हम लोग सिखा देते हैं और फिर वो ट्रीटमेंट घर पे ही करता रहता है। फिर ऑनलाइन हमसे बताता रहता है कि हाँ भाई सर ये चेंज आया। तो ऑलमोस्ट अगर एक कॉमन पेशेंट की हम बात करें तो उसका ट्रीटमेंट 3 से 4 साल तक चलता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने अभी बताया भी हमें कि पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, उनको कहीं ना कहीं आप एक्टिवेट करते हैं, तो इसके साथ साथ कोई मालिश या कुछ और चीज़ें भी आप इस पे शामिल करते हैं? नहीं, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एमएनडी के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मांसपेशियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप उसमें मालिश करेंगे तो वो वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके अंदर मालिश नहीं, घरेलू चिकित्सा जो है वो हम लोग बताते हैं कि आपके क्या कहते हैं उसको शरीर के अकॉर्डिंग, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो जैसे जो आपकी मसल होती है उसके अंदर भी फाइबर होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूँगा, कोई भी एमएनडी का पेशेंट है तो उसको क्या करना चाहिए कि 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा उसको रात को भिगो देना चाहिए 1 लीटर पानी के अंदर, और प्रातः उसको छान कर पूरा दिन भर वो पानी पीना चाहिए। क्योंकि जो सौंफ है उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और जो जीरा है उसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो जितने भी एमएनडी के पेशेंट होते हैं तो उनको फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, B12, विटामिन ई, B1 से लेकर B6 जितना भी है सब दिया जाता है, क्योंकि मुझसे मसल स्ट्रोंग रहे।
तो अगर जैसे हम उनकी प्रकृति चेक करते हैं तो उसके हिसाब से भी हम लोग उनको डाइट बताते हैं कि आपको ये डाइट जो है वो लेनी चाहिए। यानी कि नाड़ी योग के साथ साथ प्राकृतिक जो चिकित्सा पद्धति है वो भी साथ साथ चलती है। और आपने जो बताया कि किस तरह से सौंफ का और जीरे का सेवन करना चाहिए, तो घरेलू जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं डाइट में शामिल करना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जैसे MND जो बीमारी है ये न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा है और हमारे भारतवर्ष के अंदर इतना नहीं है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि समय रहते हम लोग इसका इलाज जो है वो नहीं कर पाते, इसलिए। और 23 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष के जो लोग हैं उनको MND होने की संभावना ज़्यादातर रहती है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब कोमा की बात करते हैं। हमने कई बार सीरियल्स पिक्चर्स में सुना है कि कोमा में कोई पेशेंट चला जाता है और फिर बहुत समय उसको लगता है, तो इस बीमारी के बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, MND से ये कितना अलग है और नाड़ी योग यहाँ पर किस तरह से काम करता है। देखिए, कोमा जो एक बीमारी है वो बिल्कुल अलग बीमारी है, MND भी अलग बीमारी है, पर इन दोनों में एक चीज़ सामान्य है, दोनों ब्रेन से संबंधित है। कोमा के अंदर कोमा का मतलब ये होता है कि जहाँ हमारी मोटर और जो सेंसरी नर्व हैं वो काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कोमा में जाने के बहुत से रीज़न होते हैं। कई बार जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक हो नहीं पाती है, मान लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट नहीं हो पाती है, तो ब्रेन में जो ऑक्सीजन जानी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जा पाती, उसके कारण जो पेशेंट होता है वो कोमा में चला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपके पास आप प्रॉपर तरीके से आपका उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो उसके कारण भी पेशेंट कोमा में चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका BP जो है वो लो हो जाता है बिल्कुल, उसके कारण भी आप कोमा में चल जाते हैं। कई बार जैसे आपकी हेड इंजरी हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, उसके कारण भी आप कोमा में चल जाते हैं। तो कोमा के अंदर भी प्राकृतिक चिकित्सा नाड़ी योगा का बहुत अच्छा रोल अदा है। आपने भी देखा होगा कि जैसे कई बार आपने सुना होगा साउंड थेरेपी, जिसको आजकल साउंड थेरेपी बोला जाता है। तो बेसिकली अगर जैसे कोई कोमा में चला जाता है तो उसके लिए बोला जाता है कि इसको किसकी आवाज़ पसंद थी, कौन सा गाना इसको पसंद था, ठीक है, तो आप ईयरफोन लगाइए इसके कानों पे। तो क्योंकि वो सब चीज़ लगाने से उसका जो सेंसरी पार्ट है वो स्टिमुलेट होता है, तो इसलिए कोमा के अंदर जो है पेशेंट के अंदर चेंज आता है। तो डॉक्टर साहब, जब पेशेंट कोई कोमा में होता है तो किस तरह से वहाँ पर आप लोग कार्य शुरू करते हैं, किस तरह से वहाँ उन पेशेंट्स के लिए नाड़ी योग चिकित्सा वहाँ पर कार्य करती है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं जब कोमा का कोई पेशेंट होता है तो हॉस्पिटलाइज्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो परिजन हैं वो ट्रस्ट करते हैं इस विधा को एलोपैथी के साथ साथ चलाने में? देखिए, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा दुर्भाग्य है कि कोई भी पेशेंट होता है वो लास्ट टाइम पे हमारे पास आता है। और मैं अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये बोला कि आप हर ट्रीटमेंट को इकट्ठा करके चलिए, क्योंकि मेन मकसद ये है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। ये मकसद नहीं है कि वो नाड़ी चिकित्सा से ठीक हुआ है, प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुआ है, एलोपैथिक से ठीक हुआ है या कौन सी पद्धति से ठीक हुआ है। पर इसमें होता क्या है कि जैसे जो भी ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं तो उसके अंदर पेशेंट सबसे पहले एक पद्धति को लेके चलता रहता है, उसके बाद उसको लगता है कि यार मेरा इसमें परिणाम नहीं आया, चलो मैं ये ट्राई कर लूँ। अगर आप जो है सब पद्धतियों को लेके चलेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। अब जैसे कोमा की आपने बात की, जैसे अब कोमा में पेशेंट है, वो एलोपैथिक उसको नीड है, वो एलोपैथिक ले रहा है, पर उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए क्या कर रहा है? अगर किसी को हाइपोक्सिक इंजरी हो गई है, यानी कि उसके ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, वो वेंटिलेटर पे है, ठीक है, उसके ऑर्गन ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए मेडिसिन दी जा रही है,
तो कहीं ना कहीं मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी तो हो रहा होगा ना पूरे शरीर पे। तो उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्राकृतिक चिकित्सा, साउंड थेरेपी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। जो हमारे मंत्राज हैं जिसको हम लोग भूल गए हैं अभी, उन मंत्राओं के अंदर भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं वो। मैंने तो कोमा के बहुत से ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने ठीक किया है, कि जिनके ऊपर मंत्रास का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उससे उनके अंदर बहुत चेंज आया है। अब जैसे आपने बात की कि उनके कोमा के जो पेशेंट होते हैं उनके परिजन आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करते हैं जी। तो वो हमारे ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं नाड़ी योग के बारे में। कभी उन्होंने कभी ऐसा उन्होंने लगा ही नहीं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो ब्रेन के ऊपर भी काम कर सकती है। उन्होंने ये जरूर सुना है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है, अगर पेट दर्द हो रहा है तब हम अजवाइन और नींबू डाल के दे देंगे तब काम कर जाएगी। या ये जरूर उन्होंने सुना है कि अगर आपके क्या कहते हैं उसको कहीं चोट लग गई है तो आप थोड़ा हल्दी लगा दो, उससे इम्पैक्ट हो जाएगा। ब्रेन के लिए कभी नहीं सुना कि हाँ ब्रेन के ऊपर मंत्रास भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। पर हमारे इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ए पेशेंट ठीक हुआ तो वो बी को बताता है कि मेरा ऐसे परिजन कोमा में था, तो आज वो ऐसे करके हमने प्राकृतिक चिकित्सा की है तो उससे वो ठीक हुआ है, तो फिर हमारे पास आता है। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी, हम यहाँ पर एमएनडी की बात कर रहे हैं, हमने कोमा की बात करी, पर क्या एक शरीर को स्वस्थ रखने में भी नाड़ी योग काम करता है? क्या बिना किसी बीमारी के भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो नाड़ी योग का ही हिस्सा हो, लेकिन हमें और हमारे शरीर को और मजबूत और हमारी मांसपेशियों को और मजबूत बना सके? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप 5 तत्वों के पास जाएंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और दीर्घ आयु रहेंगे। इसी तरीके से अगर जैसे स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको सुबह जब भी वो उठे तो वो सबसे पहले धरती माँ के चरण स्पर्श करके ऐसे उठे। उसका भी लॉजिक है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर का तापमान अलग रहता है, अर्थ का तापमान अलग रहता है। तो जब आप इस तरीके से टच करके उठेंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी हैं जिससे आप बच सकते हैं। अब कई लोग क्योंकि लोग जो हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा के तरफ इतने गए नहीं हैं, तो शायद ये बात सुन के हंस रहे होंगे कि इसका क्या लॉजिक है, पर इससे आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा। ठीक है, और जब आपने नहाना है तो हम लोग कैसे नहाते हैं, किस तरीके से नहाते हैं आप? हर एक का अपना अलग अलग वो होता है। कोई शुरुआत अपने सिर से करता है, कोई पैरों पर पानी डाल के करता है। अभी जैसे कुंभ लगा हुआ है तो आप देखेंगे कुंभ में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो हम गंगा मैया, हम तो जब डुबकी लगाते हैं उसके अंदर तो सबसे पहले हमारे पैर जाते हैं, उसके बाद हम लोग डुबकी लगाते हैं। तो बेसिकली नहाना भी ऐसे चाहिए आपको। सबसे पहले पानी जो है वो आपको अपने टोस पे डालना चाहिए, फिर धीरे धीरे घुटनों पे डालना चाहिए, फिर धीरे धीरे कमर पे डालना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको सिर में डालना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहाएंगे तो आप बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने नाड़ी योग को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि एमएनडी को लेके घबराएं नहीं, और हर पल हर क्षण ये मत सोचें कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। हमें एमएनडी से लड़ना है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपका कि आपके इस कार्यक्रम से लोग जागरूक होंगे, उन्हें पता चलेगा कि नहीं, हमें एमएनडी से लड़ना है। बिल्कुल, धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।